2020 का जो सेट आपका छठवां था डबल एक्स, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक तो सॉल्व कर ही चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो मैं पढ़ता हूँ, आप भी ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम क्या है। तो सबसे पहले आपको स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम बताना है कि ये क्या होता है। आगे, इस नियम का उपयोग करते हुए एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करिए। फिर ये जो स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम है, इसका यूज करते हुए एक पॉइंट चार्ज की वजह से उससे कुछ दूरी पर अगर कोई बिंदु है तो वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये पता लगाना है आपको। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। इस पे लिखा है S1 तथा S2 दो संकेंद्री खोखले गोलों के भीतर क्रमशः Q तथा 3Q आवेश रखे हैं। मतलब दो गोले हैं S1 और S2, स्फीयर 1 स्फीयर 2, दोनों संकेंद्री गोले। संकेंद्री मतलब जिनका दोनों का केंद्र एक ही जगह पर पड़ता है, रेडियस अलग अलग है उनकी लेकिन केंद्र दोनों का सेम है। S1 के अंदर Q आवेश है और S2 के भीतर 3Q आवेश चित्र में बना हुआ है। अभी हम उसको बनाएंगे, हालांकि मैंने पहले ही बना रखा है। ये एक S1 स्फीयर है, इसके भीतर Q आवेश है, और ये जो S2 गोला बना हुआ है इसमें ये 3Q आवेश है। S1 से बाहर है पर S2 के भीतर है। ठीक, अच्छा, आगे लिखा हुआ है रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट पे आपको ज्ञात करना है कि S1 तथा S2 से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का अनुपात ज्ञात करिए। S1 और S2 दोनों से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का रेशियो पता लगाना है। सेकेंड पार्ट, यदि S1 के भीतर 3 परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए, अगर हम S1 के अंदर 3 परावैद्युतांक का माध्यम भर दें इस S1 के भीतर, तो उस वक्त उन्होंने पूछा कि S1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स में क्या चेंज आ जाएगा, कितना बदलाव आ जाएगा, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, 1 बाय 1 इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको हम लोग आंसर करते चलेंगे। सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम, क्वेश्चन नंबर 9 आंसर। स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम सभी लोग जानते हैं, इट्स अ वेरी फेमस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपको मालूम ही होगा कि किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। याद ही होगा आप सबको, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, बड़ा फेमस लॉ है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इसलिए सभी बच्चे इसको अच्छे से तैयारी करते हैं, और नहीं किया है तो कर लें क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है। और इस लॉ के बगैर ये एक ऐसा नियम है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस का नियम और मैग्नेटिज्म में एम्पियर का नियम, दोनों लगभग करीब करीब एक ही जैसे हैं, एक ही नहीं है, एक ही जैसे हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस। लेकिन ये दोनों ऐसे नियम हैं कि इनके बगैर कोई भी क्वेश्चन पेपर, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का हो या वो कॉम्पिटिटिव का एग्जामिनेशन का पेपर हो, बिना इनके बगैर पेपर ही नहीं बनता। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में छोटा या बड़ा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, इसलिए प्लीज आप सब उन्हें अच्छे से तैयार करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इसको वैद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास तरीका फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और यही चुंबकीय फ्लक्स होता है तो फाई बी से लिख देते हैं इसको। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, ये वैद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। नेट चार्ज का 1/ε0 गुना रहता है। ठीक, तो ये स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम। नेक्स्ट, इसी में जो लगा हुआ था अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, इस नियम का उपयोग करते हुए एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो अगली हेडिंग हमने डाली है एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप चाहे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बना सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, बस क्वेश्चन से ही हेडलाइंस बनाते जाइए। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ये बिंदु आवेश है,
इस बिंदु आवेश से r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर, ये हमने एक पॉइंट P ले लिया, ये हमने एक बिंदु P ले लिया और इसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस पॉइंट चार्ज की वजह से। उसको हमने कुछ लाइंस में नोट कर लिया कि माना एक बिंदु आवेश Q है जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, चित्र में आप देख सकते हैं, जिस पर इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस ये शुरुआत का हिस्सा हो गया। उसके बाद इसके लिए मतलब किसके लिए? इसके लिए मतलब बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, इसके लिए बिंदु P से होकर गुजरने वाला स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। चलिए खींचते हैं। ये जो पॉइंट चार्ज होता है, जब आपको पढ़ाया भी जा रहा था ये रूल, उस वक्त भी आपको बताया गया था कि पॉइंट चार्ज के लिए सबसे सुइटेबल जो गॉसियन सरफेस होगी वो गोलाकार पृष्ठ होगा। ठीक है, तो हम बिंदु P से गुजरने वाला और स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलाकार पृष्ठ बना लेते हैं, चारों तरफ से गोल। ये एक हमने गोलाकार पृष्ठ बना लिया, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। ये r रेडियस का गोलाकार गॉसियन पृष्ठ है। अब ये जो गॉसियन पृष्ठ हमने बनाया, इस गॉसियन पृष्ठ के अलग अलग पॉइंट्स पर आप चेक कर सकते हैं ई और थीटा की सिमेट्री। तो अगर मैं इस पॉइंट पर चेक करता हूं, इस पॉइंट पर, तो अगर मैं एक छोटा सा सरफेस यहां पर बना लूं, तो इस चार्ज की वजह, सपोज दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगी। और अगर इसका एरिया वेक्टर बनाया जाए तो एरिया वेक्टर भी तो सरफेस पर बिल्कुल लंबवत होता है, तो वो इस तरह का बनेगा। अब आप देखें और किसी एक आध बिंदु पर बना के देख लें। अगर इस पॉइंट पर मैं चेक करूं, एक छोटी सी सरफेस ले ली हमने और ये हमने इसको ऐसा मिलाया, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगेन रेडियली आउटवर्ड और एरिया वेक्टर ये आ जाएगा। और भी कहीं पर अगर आप बना के देखेंगे, ये एक छोटी सी सरफेस अगर मैं ले लेता हूं इसके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसा रेडियली आउटवर्ड और एरिया वेक्टर सरफेस के लंबवत। और अब आप देखो तीन तीन जगहों पर मैंने दिखाया, आप हर एक पॉइंट पर बना के देखोगे यही हालत मिलेगी आपको। आप देखें हर पॉइंट पर ई सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि ई जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और अब आप देखें कि इस पॉइंट चार्ज से ये जो सरफेस बनाया है हमने, सरफेस गोलाकार है और गोलाकार सरफेस है, तो इस पॉइंट चार्ज से गोलाकार बिंदु पृष्ठ के हर बिंदु का डिस्टेंस कैसा होगा? एक जैसा, बिल्कुल समान। अगर हर जगह डिस्टेंस सेम होगा तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा? सेम। अच्छा, ई की सिमेट्री मिल गई। थीटा के बारे में देखिए, यहाँ ई और डी एस के बीच का एंगल देखो, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, सो थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। हियर अगेन दे आर पैरेलल, देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ भी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, आर त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ खींचा। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई एक समान है। क्यों? क्योंकि हर बिंदु का चार्ज से डिस्टेंस सेम है, तथा थीटा बराबर 0 डिग्री। हर पॉइंट पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। आपको गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम के जो एप्लीकेशन बताए गए थे, उन एप्लीकेशंस में 4 स्टेप्स आपको बताई गई थी। पहली स्टेप्स में आपको ई और थीटा की सिमेट्री चेक करनी है, कर लिया हमने। सेकेंड स्टेप आपको बताएगी क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे सेकेंड स्टेप। अब गॉसियन पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। आपको याद होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। सो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस का फॉर्मूला क्या होगा?
E ds cos theta and in place of theta we have to put 0 degree. 0 degree लिखना है because at each and every point of the Gaussian surface there is a theta and theta is 0 degree at each and every point. तो थीटा की जगह 0 डिग्री कर दिया हमने. अब आप देखिए क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू, अब क्योंकि ई गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर कैसा है, सेम, तो ई कांस्टेंट हो गया, इसलिए हमने उसको कैसा कर लिया, बाहर ले लिया. इसके बाद डी एस लिख दिया, cos 0 की वैल्यू 1, तो वो 1 हो गया. अब ये बच गया. अब आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं, ई को तो हमने ई लिखा, ds क्या चीज है, ध्यान से सुनना, ds है गॉसियन सरफेस जो हमने बनाई है, यही तो हमने गॉसियन सरफेस बनाई हुई है. गॉसियन सरफेस जो भी बनी हुई है उस पर एक छोटा सा टुकड़ा जो है उसका क्षेत्रफल कौन है, ds. लेकिन जब इस ds में क्लोज्ड इंटीग्रल लग जाएगा तो इसका मतलब है कि वो छोटा सा क्षेत्र जिस भी सरफेस पर है उस पूरी सरफेस का एरिया. तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds का मतलब है पूरी गॉसियन सरफेस का एरिया, और पूरी गॉसियन सरफेस तो स्मॉल आर रेडियस का एक गोला है, तो गोले का पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर. तो ई की जगह ई लिख दिया हमने, और इसकी जगह पर क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds, इसकी जगह पर पूरी गॉसियन सरफेस का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर. तो ये इसकी वैल्यू आ गई. इसके बाद अब हमने क्या कर लिया, सेकंड स्टेप कैलकुलेट कर ली. अब थर्ड स्टेप करने के लिए क्या करना होता था, गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ नेट आवेश कैलकुलेट करते हैं. तो आप देखिए, गॉसियन पृष्ठ से घिरा नेट आवेश, ये गॉसियन सरफेस है, इससे घिरा हुआ नेट आवेश कितना है, बस इतना ही तो है, और तो कहीं कोई चार्ज है नहीं इसके भीतर, केवल यही एक सेंटर पर चार्ज है जो कि प्लस क्यू के बराबर है. तो घिरा हुआ नेट आवेश, नेट चार्ज इज इक्वल टू क्यू. थर्ड स्टेप भी पार कर ली. फोर्थ स्टेप पे क्या करना होता है, गॉस थ्योरम अप्लाई करनी रहती है. तो गॉस थ्योरम, अब गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय में है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट द नेट चार्ज, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट नेट चार्ज. क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड द नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज क्यू. तो हमने इसकी जगह क्यू नोट कर दिया. हमें तो ई चाहिए, तो ई के लिए आप सॉल्व कर लो इसको. बस ये 4 पाई आर स्क्वायर आपको उधर भेजना पड़ेगा. 4 पाई आर स्क्वायर उधर भेजेंगे तो 4 पाई नीचे जाएगा और स्क्वायर भी नीचे जाएगा, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू ऊपर रहा, आर स्क्वायर भी नीचे आ गया. ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया. ठीक है, तो इस तरह से गॉस थ्योरम का उपयोग करके एक बिंदु आवेश के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कर लिया. अब लेकिन इसमें अभी भी इतने में क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ हमारा, अभी भी इसमें कुछ उन्होंने लगा के रखा. उन्होंने दिया कि S1 तथा S2 दो संकेंद्री खोखले गोलों के भीतर क्रमशः Q तथा 3Q आवेश रखे हैं. सॉरी, ये एक S1 गोला है और एक ये गोला S2 है. S1 के भीतर एक कैपिटल Q आवेश है और S1 के बाहर परंतु S2 के भीतर एक आवेश यहाँ पर है, और वो कितना है, 3Q. ऐसे रखे हुए. उन्होंने बोला फर्स्ट पार्ट, S1 तथा S2 से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का अनुपात ज्ञात करिए. पहले इसी को कर लेते हैं. पहले हम निकालेंगे S1 से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स. ये S1 है ना बेटा, इससे संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आपको बताया गया है. गॉस के थ्योरम में हमने देखा है कि वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए गोले से जितना भी बंद पृष्ठ से घिरा नेट आवेश हो उसका आप 1/एप्सिलॉन नॉट कर दो बस. ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहले हम निकालना चाहते हैं S1 से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स. सो कैन यू टेल मी कि S1 के भीतर कितना आवेश है, नेट आवेश बताइए. Q केवल, जो 3Q है वो तो S1 से बाहर है,
तो S1 से जो संबद्ध नेट आवेश है वो Q के बराबर है। तो S1 के भीतर का नेट आवेश इस Q के बराबर है। तो अगर मैं S1 से संबद्ध फ्लक्स निकालना चाहता हूं तो वो कितना आएगा? गॉस की थ्योरम के मुताबिक 1/ε0 चार्ज 1/ε0 इंटू Q। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या ये चीज समझ आ गई आपको? ठीक। अच्छा, अब S2 से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, S2 से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स के लिए भी गॉस थ्योरम लगाएंगे, लेकिन 1/ε0 इंटू नेट चार्ज। अब आप देखिए ध्यान से और बताइए कि H2 के भीतर कितना चार्ज है, नेट चार्ज कितना है? Q है, 3Q है या दोनों है? दोनों है, बिल्कुल सही। आप देखो ना, H2 ये वाला स्फीयर है और इसके भीतर 3Q भी है, Q भी है, और हमें यहां पर क्या लेना होता है? नेट चार्ज। तो अगर दोनों इसके अंदर है तो टोटल नेट चार्ज कितना बन जाएगा? 4Q, 3Q प्लस Q। इस तरह से φ2 की जो वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी 1/ε0 इंटू 4Q। ठीक है। उन्होंने पूछा है कि S1 से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स φ1 और S2 से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स φ2, इन दोनों का अनुपात चाहिए आपको। मतलब आपको जो ज्ञात करना है वो φ1/φ2, φ1/φ2, इसकी वैल्यू आपको मालूम करनी। तो ये बड़ा इजी है, आप यहीं से कर लो। देखो ये 4 आप बाहर निकाल लो तो φ2 इज इक्वल टू 4, और 4 अगर हमने बाहर कर लिया अंदर में रह जाएगा 1/ε0 इंटू Q। समझ आया इतना? अच्छा, 1/ε0 इंटू Q, 1/ε0 इंटू Q क्या हो जाएगा? φ1। तो ये हमने लिख दिया φ2 इज इक्वल टू 4, और इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? φ1। हमें तो φ1/φ2 चाहिए, ये उधर भेज दो, 4 इधर ले आओ, तो क्या मिल जाएगा? φ1/φ2 इज इक्वल टू 1/4। ये आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट का। नहीं समझ आया आपको? ठीक है। इसके बाद सेकेंड पार्ट लिखा, यदि S1 के भीतर 3 परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तब S1 से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स में क्या चेंज आ जाएगा, क्या परिवर्तन आ जाएगा? तो देखो हम एक काम करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, S1 के भीतर हमने परावैद्युत माध्यम नहीं रखा, उस वक्त फ्लक्स निकाल लेंगे। फिर S1 के भीतर 3 परावैद्युतांक वाला माध्यम रख देंगे, तब फ्लक्स निकालेंगे, और फिर दोनों को कंपेयर कर देंगे, हमें पता लग जाएगा कितना फ्लक्स बदला है, कितना परिवर्तित हो गया है। ठीक है। देखो सबसे पहले S1 के भीतर जब परावैद्युतांक का माध्यम नहीं रखा गया, परावैद्युतांक हो उसमें ऐसा कोई मीडियम रखा ही नहीं हमने, एयर ही रहने दिया, निर्वात ही रहने दिया, तब S1 से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स φ1 इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q, क्योंकि S1 जो गोला है उससे घिरा नेट आवेश Q ही है, तो 1/ε0 इंटू Q, इक्वेशन नंबर 1। अब S1 के भीतर 3 परावैद्युतांक का माध्यम रखने पर, ओ का 2 बार लिख गया है, एक बार वाला का हटा देंगे आप। अब S1 के भीतर 3 परावैद्युतांक का माध्यम रखने पर S1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, अगर आप 3 परावैद्युतांक का माध्यम लिख देंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? तो वो बन जाएगा 1/kε0 इंटू Q। ठीक है। परावैद्युतांक रखेंगे तो उसके लिए kε0 फिर आएगा यहां पर ε0 के साथ में। क्यों? आपको याद होगा k इज इक्वल टू ε/ε0, रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन और को ही k बोला जाता था। लेसन नंबर 1 पे आपको पूरी डिटेल बताई गई है। अगर माध्यम रखेंगे तो माध्यम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आएगी? k ε0
तो माध्यम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू k एप्सिलॉन नॉट, इसलिए 1/k एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। नेट चार्ज क्यू ही रहेगा क्योंकि गोला S1 ही है, S2 तो लिया नहीं हमने। अब φ2 की वैल्यू तो फिर कितनी आ जाएगी, 1/k की जगह पर क्या लिखेंगे 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब समीकरण 1 और 2 से, बस ये तो बड़ा इजी है, आप एक काम कर लीजिए, φ2 इज इक्वल टू 1/3, 1/3 और क्या बचा 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब आप देखें 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं φ1, तो φ2 इज इक्वल टू 1/3 इंटू φ1। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये होता है कि जो φ2 होगा, ये वाला φ2 वो φ1 का 1/3 गुना हो जाएगा। अर्थात गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, माध्यम रख देने से फ्लक्स कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, कम हो गया, 1/3 हो गया ना। पहले अगर φ1 था तो अब 1/3 φ1 हो गया, तो फ्लक्स कम नहीं पड़ गया, तो 1/3 हो जाएगा फ्लक्स। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 हमने कंप्लीट किया। लेकिन इसमें एक अथवा वाला पार्ट भी है, तो आप इसे नोट करें, फिर इसके बाद हम उसको अथवा वाले पार्ट को भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में अथवा वाला पार्ट में लिखा हुआ है कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। आवेश कैपिटल Q दो खोखले संकेंद्री गोलों पर जिनकी त्रिज्याएं R1 तथा R2 हैं, जिनमें R1 इज ग्रेटर देन R2 हैं, इस प्रकार से वितरित किया है ताकि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व समान हो। गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात करिए। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हम सबसे शुरू में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, यहां से स्टार्ट करते हैं और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं भी आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम समविभव पृष्ठ के बारे में लिखेंगे। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ को अंग्रेजी में इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कहते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस मालूम है आपको क्या होती है समविभव पृष्ठ? किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर उपस्थित सभी बिंदु समान विभव पर होते हैं। ठीक है, ऐसे पृष्ठ को हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। फिर से एक बार, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक ऐसा काल्पनिक खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर उपस्थित सभी बिंदु समान विभव पर होते हैं, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम 2 लाइंस में नोट कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, ठीक है। किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर उपस्थित सभी बिंदु समान विभव पर होते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर उपस्थित सभी बिंदु समान विभव पर होते हैं, समविभव पृष्ठ
समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, ठीक, तो ये समविभव पृष्ठ हो गया। इसके बाद हमको लिखनी है समविभव पृष्ठ की महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो हम एक हेडिंग बना लेते हैं, समविभव पृष्ठ की महत्वपूर्ण विशेषताएं। देखिए, समविभव पृष्ठ की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होंगी। पहली विशेषता तो यही है कि समविभव पृष्ठ पर उपस्थित सभी बिंदुओं के विभव समान होते हैं। ठीक है, पहला तो यही लिख देते हैं। समविभव पृष्ठ पर उपस्थित समविभव पृष्ठ पर उपस्थित सभी बिंदुओं के विभव समान होते हैं। ठीक, सेकंड स्पेशलिटी क्या होगी समविभव पृष्ठ की। दूसरी विशेषता ये होगी कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, क्योंकि सबके विभव जब बराबर हैं तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर आप निकालने जाओगे तो विभवांतर आपको शून्य मिलेगा। तो सेकंड लिखेंगे समविभव पृष्ठ समविभव पृष्ठ के समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। थर्ड स्पेशलिटी क्या होती है, आपको याद ही है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर अगर 0 है तो उसके किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को अगर ले जाएंगे तो किया गया कार्य कैसा होगा, शून्य होता है। ठीक है, ये भी नोट कर लेते हैं। समविभव पृष्ठ समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने पर किया गया कार्य शून्य होता है, या ले जाने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ले जाने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ठीक, ये थर्ड स्पेशलिटी हो गई। और कोई विशेषता है भाई? एक विशेषता ये भी है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर
खींची गई वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ पर सदैव लंबवत होती हैं। ठीक है, ये भी एक स्पेशलिटी है, इसको भी नोट कर लेते हैं। समविभव पृष्ठ पर समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक, ये कुछ 3-4 विशेषताएं हो गई, बहुत है 4 स्पेशलिटी। ठीक, अच्छा, उन्होंने आगे एक और बात बोली है, वो भी एक क्वेश्चन और लगाया उन्होंने। हमने इसमें उपस्थित 2 सवालों के जवाब तो दे दिए, समविभव पृष्ठ के बारे में भी बता दिया और समविभव की महत्वपूर्ण विशेषताएं भी बता दी। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। आवेश Q 2 खोखले संकेंद्री गोलों पर जिनकी त्रिज्याएं R1 और R2 है, जिनमें R1 इज ग्रेटर देन R2। तो ये थोड़ा सा मैं एक चित्र बना देता हूं यहाँ पर। एक ये गोला हमने बना लिया, स्फीयर नंबर 1, इसका जो रेडियस है कुछ है। एक दूसरा गोला है, संकेंद्री गोला है। संकेंद्री मतलब इस छोटे गोले का और बड़े गोले का केंद्र दोनों एक ही जगह पर है। इसकी भी अपनी कुछ रेडियस है। उन्होंने ये बोली जो दोनों गोलों की रेडियस है उनमें से R1 इज ग्रेटर देन R2 है। तो इनमें से बताइए किसको हम R1 बनाएं और किसको R2 लिख दें। बड़ी वाली जो रेडियस है उसको R1 लिख दिया जाए और छोटी वाली रेडियस को R2। दिस इज स्फीयर नंबर 1 एंड दिस इज स्फीयर नंबर 2। R1 के हिसाब से 1 और 2 के हिसाब से लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इस प्रकार से हाँ, और क्या किया गया कि आवेश Q को 2 खोखले संकेंद्री गोलों पर जिनकी त्रिज्याएं R1 और R2 हैं इस प्रकार से वितरित किया गया है ताकि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व समान हो। कहने का मतलब यूं कि आवेश कैपिटल Q है, उसमें उस कैपिटल Q में से थोड़ा सा आवेश हमने गोले S1 को दे दिया और थोड़ा सा आवेश गोले S2 को दे दिया है। ठीक है, उसी Q में से निकाल के, और ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया है उसे हमने कि Q1 और Q2 का बंटवारा ऐसे किया गया है कि दोनों पर आवेश तो अलग अलग है लेकिन आवेश का पृष्ठ घनत्व तो दोनों पर कैसा हो, समान। हमने मान लिया कि गोले S1 को दिया गया आवेश है Q1 और गोले S2 को दिया गया आवेश है Q2। यहां पर लिख देंगे माना गोले S1 को Q1 तथा गोले S2 को Q2। गोले S1 को Q1, गोले S2 को Q2। आवेश दिया गया है जहां Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। भाई टोटल आवेश हमारे पास कितना था, कैपिटल Q, उसी का बंटवारा हमने किया तो उसी में से Q में से ही थोड़ा सा चार्ज यानी कि Q1 चार्ज S1 को दे दिया और Q2 जो बचा चार्ज वो हमने S2 को दे दिया, लेकिन दोनों को मिला के टोटल चार्ज कैपिटल Q ही है। तो माना गोले S1 को Q1, गोले S2 को Q2 आवेश दिया गया है जहां Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ठीक, माना
माना दोनों गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व, माना दोनों गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इस पर भी आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है और इस पर भी आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। वो तो, और दोनों में बराबर क्यों लिया? वो क्वेश्चन ही बोल रहे हैं कि दोनों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर है, इसलिए सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हैं? Q अपॉन A। याद नहीं आया आपको? किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को उस पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q अपॉन A। अब पहले गोले के लिए अगर सिग्मा निकालोगे तो क्या मिलेगा? S1 के लिए Q1 अपॉन A1, Q1 अपॉन A1, और दूसरे गोले के लिए अगर निकालेंगे तो Q2 अपॉन A2। और हमने इनको सिग्मा के बराबर क्यों किया? क्योंकि दोनों गोलों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सेम ही है। आप थोड़ा सा और देख सकते हैं, Q1 अपॉन A1, A1 मतलब इस S1 गोले का क्षेत्रफल। गोले S1 की रेडियस कितनी है? R1, तो गोले S1 का क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई R1 स्क्वायर। Similarly, A2 is the total surface area of sphere S2, तो A2 की वैल्यू बताइए? 4 पाई R2 स्क्वायर। ये सिग्मा की वैल्यू है जो दोनों गोलों पर सेम है। आवेश दोनों पर अलग अलग है, लेकिन सिग्मा की वैल्यू दोनों पर सेम है। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का किया गया है। ठीक है, ये हमने कर लिया। उन्होंने बोला कि गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात करिए। ठीक है, तो गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव का मान, अब गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर नेट विभव V इज इक्वल टू, देखिए बेटा आप ध्यान से देखें, ये दोनों का उभयनिष्ठ केंद्र है, कॉमन सेंटर। S1 का भी सेंटर यही है, S2 का भी सेंटर यही है। क्यों? क्योंकि दोनों संकेंद्री गोले। हमको इस पर नेट विभव पता लगाना है, तो आप ध्यान से देखो, इस गोले की वजह से भी यहाँ पर पोटेंशियल होगा, और इस गोले को जो चार्ज दिया गया है Q2, उसकी वजह से भी तो यहाँ कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो इस उभयनिष्ठ केंद्र पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा? आंसर है, दोनों की विभव कैसी राशि है? अदिश। तो दोनों गोलों की वजह से उनके केंद्रों पर विभव निकालिए और इसके बाद दोनों का अदिश योग कर दीजिए। बस इतना सा आपको करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस 1 स्फीयर 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर 2, गोले 1 के कारण विभव प्लस गोले 2 के कारण केंद्र पर विभव, दोनों गोलों की वजह से केंद्र पर विभव। V इज इक्वल टू V ड्यू टू S1, बताइए कितना होगा? S1 गोले के कारण केंद्र पर विभव। क्या आपको याद है कि अगर R त्रिज्या का गोला है तो उसके केंद्र पर विभव का सूत्र क्या बनता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। वेरी गुड। तो S1 गोले के कारण केंद्र पर विभव बताइए? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R की Q1 अपॉन R1, Q1 अपॉन R1, क्योंकि गोले S1 पर आवेश है Q1, रेडियस है R1। ऐसे ही गोले S2 की वजह से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। इन दोनों से आप देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन ले सकते हैं, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे
तो बचेगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2। हम इनकी थोड़ा वैल्यूज लिखना चाहते हैं। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की वैल्यू लिखना चाहते हैं। Q1 थोड़ा ध्यान से देखें, इसको इसके इक्वल करके Q1 का मान निकालो। तो बताइए Q1 की वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा इंटू 4 पाई R1 स्क्वेयर, सिग्मा इंटू 4 पाई R1 स्क्वेयर अपॉन R1 प्लस Q2 की जगह पर ऐसे ही Q2 की वैल्यू निकालोगे तो सिग्मा इंटू 4 पाई R2 स्क्वेयर अपॉन R2। R1 से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, R2 से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और ऊपर से आप देखो 4 पाई सिग्मा कॉमन ले सकते हो, तो हम ये कॉमन ले सकते हैं 4 पाई इंटू सिग्मा अपॉन में 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अंदर में क्या रह जाएगा? R1 प्लस R2। 4 पाई से 4 पाई कैंसल हो गया, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2। ये हमको मिला। इसका मतलब है कि इन गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर जो नेट विभव होगा वो कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2। आंसर में दे रहे हैं सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अरे तो सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट कैसे आएगा भाई? 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल ही हो गया है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2, यही आंसर मिलेगा। 4 एप्सिलॉन नॉट इस पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें, और इस तरीके से हमारा ये सेट 6 जो कि डबल एक्स था वो भी कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग आज तो नहीं स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे सेट 7XY। ओके, तो आज हम अपनी फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे बट नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।